हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1451। नेक पूछना चाहता था, क्या इरिडेसेंट सेक्ट ने यह नहीं कहा था कि सेलेस्ट का पालन पोषण एक उत्तराधिकारी के रूप में किया गया है और वह शादी नहीं करेगी? फिर उसकी वर्जिनिटी किसी पुरुष ने कैसे ले ली? क्या तुम मेरा या सिमंस फैमिली का अपमान कर रही हो? नेक उदास होकर इरिडेसेंट सेक्ट के दरवाजे पर पहुंचा। नेक अंदर जाने ही वाला था कि उसने अपने सामने 7 रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी से बने भव्य और शानदार रंगीन जादुई द्वार को देखा। तभी उसे इरिडेसेंट सेक्ट के द्वारपालों ने रोक दिया। जिन्होंने उसे रोका वे 2 सुंदरियां थीं जो 10 में से 8 अंक वाली थीं। उनमें से एक दूसरी से बड़ी थी। एक लगभग 40 वर्ष की थी, वह उम्र जब उसका आकर्षण अब भी बरकरार था। दूसरी अपने 20वें साल में थी, जो उसके जीवन का सबसे बेहतरीन समय था। इरिडेसेंट सेक्ट में प्रवेश पाने के लिए महिलाओं का कम से कम 7 अंक का होना आवश्यक था और उनमें उत्कृष्ट प्रतिभा होनी चाहिए थी। ये दोनों ही गुण अपरिहार्य थे। इसलिए इरिडेसेंट सेक्ट में कोई भी बदसूरत महिला नहीं थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो? इरिडेसेंट सेक्ट के साथ तुम्हारा क्या काम है? यदि तुम्हें हमारी ओर से कोई निमंत्रण नहीं मिला है तो कृपया चले जाओ। इरिडेसेंट सेक्ट पुरुषों का यूं ही स्वागत नहीं करता, बड़ी महिला ने कहा। जाओ और अपनी हेड ऑफ सेक्ट से कहो कि सिमंस फैमिली का नेक इरिडेसेंट सेक्ट से स्पष्टीकरण मांगने आया है, नेक ने सपाट लहजे में कहा। सिमंस फैमिली का नेक? वे दोनों महिलाएं हैरान रह गईं। जब उन्होंने अब नेक को देखा तो उनकी निगाहें असीम प्रशंसा और सम्मान से भरी थीं। नेक स्टार किंगडम का नया विशाल व्यक्तित्व था। वह स्टार किंगडम का एकमात्र व्यक्ति भी था जिसने पिछले 5000 वर्षों में इटर्नल रेल्म को पार किया था। यह एक महान व्यक्ति था। उनके जैसे निचले स्तर के लोगों के लिए उसे एक बार देखना भी विलासिता जैसा था। कहा जाता था कि उस व्यक्ति को एल्डर रेड पसंद आ गई थी, जो सेक्ट की पिछली 7 हाई प्रीस्टेसेस की प्रमुख थीं। वह एल्डर रेड को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। दुर्भाग्य से इसे सेक्ट और एल्डर रेड दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। क्या इसी मामले के कारण वह व्यक्ति सीधे स्पष्टीकरण मांगने आया है? हालांकि वह हजारों साल पहले हुआ था, वह अब फिर से क्यों आया? और भले ही नेक ने इटर्नल रेल्म को पार कर लिया और स्टार किंगडम का विशाल व्यक्तित्व बन गया, क्या उसके लिए स्पष्टीकरण मांगने अकेले इरिडेसेंट सेक्ट आना बहुत अहंकारपूर्ण नहीं होगा? क्या वह इरिडेसेंट सेक्ट की शक्ति को नहीं जानता? भले ही पूरा सिमंस फैमिली लामबंद हो जाए, इरिडेसेंट सेक्ट उन सभी को नष्ट कर सकता है। खैर, ये ऐसी चीजें नहीं थीं जिन पर उन्हें विचार करना चाहिए। चूंकि नेक यहाँ था, इसलिए इसे सेक्ट पर छोड़ देना ही बेहतर था। लॉर्ड सिमंस, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं इसकी सूचना सेक्ट को दूंगी। अपनी बात पूरी करने के बाद बड़ी महिला ने एक साउंड ट्रांसमिशन स्टोन निकाला और स्थिति की सूचना सेक्ट को दी। युवा महिला नेक को घूरती रही। कई लोगों को अपने जीवनकाल में कभी भी ऐसे व्यक्ति को देखने का मौका नहीं मिलता जो इटर्नल रेल्म से परे हो। उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए ताकि वह वापस जाकर अपनी सहेलियों के सामने शेखी बघार सके। जब इरिडेसेंट सेक्ट के वरिष्ठ प्रबंधन ने सुना कि यह नेक है, जो हाल ही में उभरा हुआ दिग्गज है, तो उन्होंने तुरंत किसी को बाहर आने और नेक को सेक्ट के ड्राइंग रूम में लाने की व्यवस्था की और फिर इसकी सूचना हेड को दी। जल्द ही 7 युवा महिलाएं जो कम से कम 9.5 और उससे ऊपर की थीं, 7 रंगों की स्कर्ट पहने द्वार से बाहर आईं। उन्होंने नेक के पास जाकर सम्मानपूर्वक कहा, लॉर्ड सिमंस, लंबे इंतजार के लिए क्षमा करें। कृपया हमारे पीछे आएं। उन महिलाओं द्वारा नेक को इरिडेसेंट गेट के माध्यम से इरिडेसेंट सेक्ट में ले जाया गया और अंत में ड्राइंग रूम में पहुंचाया गया। इरिडेसेंट फेरीज को तैनात करना इरिडेसेंट सेक्ट द्वारा प्रदान किया जाने वाला उच्चतम स्तर का स्वागत था। हालांकि नेक, जो इटर्नल रेल्म से परे था, इसकी योग्यता रखता था। अध्याय 1452। इरिडेसेंट सेक्ट में 7 फेरीज बहुत खास थीं। कहने की जरूरत नहीं है कि वे सभी 9.5 से ऊपर थीं और उनके शरीर तथा रूप रंग उत्कृष्ट थे। हालांकि दुर्भाग्य से वे पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थीं। यदि वे अधिक प्रतिभाशाली होतीं तो वे शायद 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक बन सकती थीं। चूंकि वे पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थीं, इसलिए वे इरिडेसेंट सेक्ट के लिए कुछ नृत्य का अभ्यास करने और वीआईपीएस का स्वागत करने के लिए केवल अपने चेहरों और आकृतियों का ही सदुपयोग कर सकती थीं। 7 हाई प्रीस्टेसेस और 7 फेरीज के बीच केवल 2 शब्दों का अंतर था। हालांकि उनकी स्थिति काफी अलग थी। 7 हाई प्रीस्टेसेस के पास इटर्नल रेल्म से परे जाने का अवसर था और उनके पास रूप, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता थी। इसके विपरीत 7 फेरीज के लिए इटर्नल रेल्म में कदम रखना और भी कठिन था। वे तब तक ठीक थीं जब तक उनके पास अच्छे लुक्स थे। पहली वाली सेक्ट के प्रशिक्षण की प्रमुख वस्तु थीं। बाद वाली केवल विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए सेक्ट के लिए कलाकार थीं। उनकी स्थिति सामान्य शिष्यों से ऊंची थी, लेकिन वे मुख्य और व्यक्तिगत शिष्यों की बराबरी नहीं कर सकती थीं। ये 7 फेरीज की अजीब स्थिति थी। जब कोई 7 हाई प्रीस्टेसेस को देखता था तो उनकी आंखों में ईर्ष्या काफी दयनीय दिखाई देती थी। 7 फेरीज पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थीं।
यदि वे हमेशा के लिए जीवित रहने और हमेशा जवान रहने के लिए इटर्नल रेल्म में कदम रखना चाहती थीं, तो वे केवल आकाश और पृथ्वी के अनगिनत खजानों का ही उपयोग कर सकती थीं। हालांकि उन्हें इरिडेसेंट सेक्ट में ऐसा अवसर नहीं मिलता। इरिडेसेंट सेक्ट में बहुत सारे शिष्य थे और बहुत सारे प्रतिभाशाली भी थे, इसलिए उन पर बहुत अधिक संसाधन बर्बाद करना असंभव था। इसके अलावा 7 फेरीज यहाँ रहने के लिए तैयार थीं क्योंकि इरिडेसेंट सेक्ट ने उन्हें एक ऐसा मंच दिया था जो कोई और जगह नहीं दे सकती थी। केवल परम प्रभावशाली लोग ही इरिडेसेंट सेक्ट के विशिष्ट अतिथि बनने के पात्र थे। जब 7 फेरीज इन विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करती थीं और उनमें से किसी को पसंद आ जाती थीं, तो उन्हें रखेल बनाने के लिए वापस ले जाया जा सकता था। जब तक वे बड़े लोगों की अच्छी देखभाल करती थीं और बड़े लोगों को उन्हें विकसित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्रकार के खजानों का उपयोग करने के लिए मना लेती थीं, तब तक भविष्य में उनके पास इटर्नल रेल्म में कदम रखने का मौका हो सकता था। हालांकि संभावना कम थी, लेकिन वास्तव में कोई इस तरह से सफल हुआ था। यही वह लक्ष्य था जिसके लिए वे भी काम कर रही थीं। इसलिए उन्होंने 7 फेरीज के पद के लिए भी कड़ी मेहनत की थी। स्टार किंगडम कितना बड़ा था, वहाँ कितनी सुंदर और कम प्रतिभाशाली महिलाएं थीं। हर कोई इरिडेसेंट सेक्ट की 7 फेरीज नहीं बन सकता था जो विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में विशेषज्ञ थीं। लॉर्ड सिमंस, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, हेड जल्द ही यहाँ होंगी। सबसे पहले हमें आपकी थकान दूर करने के लिए आपके लिए नृत्य करने दें। 7 फेरीज के बोलने के बाद उन्होंने ड्राइंग रूम में इनायत से नृत्य करना शुरू कर दिया। उनमें से प्रत्येक स्वर्ग की अप्सरा की तरह थी और वे वास्तव में आंखों को भाने वाली थीं। फिर तरह तरह के नाश्ते, शराब और कीमती भोजन ले जाने वाली कुछ महिलाएं ड्राइंग रूम में दाखिल हुईं। उन्होंने उसके खाने के लिए नेक के सामने प्लेटें रखीं। नेक ने भी बिना किसी संकोच के कुछ शराब पी और 7 फेरीज के नृत्य की प्रशंसा करते हुए नाश्ता किया। ये 7 महिलाएं वास्तव में अच्छी थीं। उनके शरीर और रूप रंग सब शानदार थे। नेक ने सोचा कि यहाँ अपना काम पूरा होने के बाद 2 को अपनी रखेल बनाने के लिए वापस ले जाना अच्छा होगा। नेक ने पिछले 1000 वर्षों में दर्जनों रखेलें रखी थीं। नृत्य के बाद 7 फेरीज ने नेक को प्रणाम किया और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गईं। जाने से पहले उन्होंने नेक की ओर अपनी आंखों में तीव्र आकर्षण के साथ देखा। इसने एक अनुभवी व्यभिचारी नेक को थोड़ा लुभा दिया। अध्याय 1453। वह उन्हें लाड़ प्यार करने के लिए अपनी ओर खींचने को बहुत बेचैन था। अफसोस की बात थी कि वह इरिडेसेंट सेक्ट में था, ऐसी जगह नहीं जहां वह मनमानी कर सके। 7 फेरीज के जाने के कुछ ही देर बाद एक सुंदर महिला अंदर आई। वह पहली नज़र में 40 की लग रही थी, लेकिन करीब से देखने पर वह केवल 30 के दशक में थी। उसके पीछे 40 या 50 की उम्र की 2 सुंदर महिलाएं थीं। ये नोवा ड्रीम थी, जो इरिडेसेंट सेक्ट की वर्तमान हेड थी। जहां तक उसके पीछे वाली दोनों का सवाल है, वे इरिडेसेंट सेक्ट की 2 एल्डर्स थीं, जिनमें से दोनों का पद सेलेस्ट के समान ही था। लॉर्ड सिमंस, आप यहाँ हैं। आपको मुझे पहले सूचित करना चाहिए था ताकि मैं अच्छी तैयारी कर पाती। इरिडेसेंट सेक्ट ने इस बार आपकी उपेक्षा की। कृपया मुझे क्षमा करें, लॉर्ड सिमंस, नोवा ने दरवाजा खोलते ही शालीनता से कहा। हालांकि वह इरिडेसेंट सेक्ट की वर्तमान हेड थी, उसका पद बहुत ऊंचा था। वह स्टार किंगडम में बहुत ऊंचे स्थान पर थी। हालांकि नेक अंततः हजारों वर्षों में स्टार किंगडम का एकमात्र नया दिग्गज था। वह इटर्नल रेल्म से परे था, जबकि नोवा केवल एक इटर्नल रेल्म पीक सॉवरन रैंकर थी। भले ही उनके बीच का अंतर छोटा लग रहा था, लेकिन ये छोटा अंतर 99% पीक सॉवरन रैंकर्स को रोक सकता था। ये कहना मुश्किल था कि क्या नोवा अपने जीवन काल में इस अंतर को पार कर पाएगी। इसके बावजूद नोवा नए दिग्गज नेक के सामने नहीं झुकी। उसकी एक विशेष स्थिति थी और उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। लेडी ड्रीम, आप विनम्र हो रही हैं। इस बार मैं अचानक ही इरिडेसेंट सेक्ट में आया हूँ। कृपया आपको परेशान करने के लिए मुझे क्षमा करें, नेक ने भी विनम्रता से उत्तर दिया। वर्तमान में वह वैसा अहंकारी नहीं था जैसा वह अभी इरिडेसेंट सेक्ट के गेट के बाहर था। उस समय वह केवल इरिडेसेंट सेक्ट की 2 महिला द्वारपालों का सामना कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे एक बड़े व्यक्ति के अनुकूल आचरण दिखाना था। अब वह इरिडेसेंट सेक्ट की वर्तमान हेड नोवा का सामना कर रहा था। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति उससे कम थी, लेकिन उसके पीछे पूरा इरिडेसेंट सेक्ट था। इसके अलावा इरिडेसेंट सेक्ट के निषिद्ध क्षेत्र में इटर्नल रेल्म से परे 4 लोग थे। उनमें से एक सेलेस्ट की मास्टर थी। नेक ने इतने शक्तिशाली सेक्ट के सामने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह अपने पक्ष में तर्क के साथ आया था। मुझे आश्चर्य है कि लॉर्ड सिमंस इस बार इरिडेसेंट सेक्ट में क्यों आए। मैंने शिष्यों से सुना कि आप स्पष्टीकरण मांगने आए हैं। क्या हमने कुछ गलत किया है? कृपया इसे हमें बताएं, लॉर्ड सिमंस। हमें इसे सुधारना चाहिए। नोवा सीधे मुद्दे पर आए। उन्होंने वह सब कर दिया था जो करने की आवश्यकता थी। उन्होंने नेक के स्वागत के लिए 7 फेरीज भेजी थीं और पहले से ही उसे बहुत सम्मान दिया था। वह शिष्टाचारपूर्ण बातचीत को जारी नहीं रखना चाहती थी। उसे अभी भी इरिडेसेंट सेक्ट की बहुत सारी चीज़ों से निपटना था।
लेडी ड्रीम, मैं इस बार यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं वास्तव में आपसे स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूँ, नेक ने गंभीरता से कहा। लॉर्ड सिमंस, कहिए। मुझे नहीं पता कि लेडी ड्रीम को याद है कि 1000 साल से भी पहले मैंने अभी अभी सफलता प्राप्त की थी और आपके पास आया था। मैं आपके सेक्ट में सेलेस्ट से मिला था और चाहता था कि वह मेरी पहली पत्नी बने, लेकिन आपके कुलीन कबीले ने मुझे दृढ़ता से ठुकरा दिया था। बेशक, मुझे याद है। एल्डर रेड सेक्ट की पिछली 7 हाई प्रीस्टेसेस की प्रमुख हैं। वह बेहद प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने सॉवरन रैंक तक पहुंचने के लिए 1000 साल से थोड़ा अधिक समय लिया। सेक्ट ने उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित करने की भी योजना बनाई थी, इसलिए हम उनका विवाह बाहर नहीं करेंगे, नोवा ने उत्तर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सेलेस्ट की सगाई मेरे साथ नहीं करेंगी और न ही आप उसकी सगाई किसी और के साथ करेंगी। ये निश्चित है। मैंने आपसे कहा था, एल्डर रेड बाहर शादी नहीं करेंगी और वह हमेशा के लिए सेक्ट में रहेंगी। तो क्या किसी पुरुष ने सेलेस्ट की वर्जिनिटी ले ली है? नेक ने गुस्से के संकेत के साथ पूछा। अध्याय 1454। क्या? नेक की बातों ने नोवा और उसके पीछे इरिडेसेंट सेक्ट की 2 एल्डर्स को चौंका दिया। एल्डर रेड की वर्जिनिटी किसी पुरुष ने ले ली? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसे यूनिवर्स एनफोर्सर मिशन पर नहीं भेजा गया था? वह किसी को अपनी वर्जिनिटी कैसे लेने दे सकती थी? कुछ गलत है। एल्डर रेड स्टार किंगडम में नहीं है, तो नेक को कैसे पता चला कि वह अब वर्जिन नहीं रही? नोवा ने संदिग्ध नजरों से नेक की ओर देखा। उसने सामने वाले के चेहरे पर शांति देखी। इसने नोवा को मामले की सच्चाई का निर्धारण करने में कुछ हद तक असमर्थ बना दिया। नेक की पहचान और ताकत के साथ वह कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जिसके बारे में वह सुनिश्चित न हो, अन्यथा यह आत्मा अपमान होगा। चूंकि वह यहाँ अपना असंतोष व्यक्त करने आया है, तो ये सच ही होगा। हालांकि एल्डर रेड वास्तव में स्टार किंगडम में नहीं है। क्या यहाँ कुछ गलतफहमी है? लॉर्ड सिमंस, एल्डर रेड को सेक्ट द्वारा मिशन पर भेजा गया था, इसलिए वह अभी स्टार किंगडम में नहीं है। क्या कोई गलतफहमी है? नोवा ने अपनी शंका व्यक्त की। गलतफहमी? कोई गलतफहमी नहीं है लेडी ड्रीम। चूंकि मैं, नेक सिमंस, ये कहने की हिम्मत करता हूँ, तो मुझे इसका यकीन है। मैं बस आपसे इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। शुरुआत में आपने मुझे सख्ती से ठुकरा दिया था, ये कहते हुए कि सेलेस्ट बाहर शादी नहीं करेगी, लेकिन अब उसने दूसरे पुरुष से अपनी वर्जिनिटी खो दी। क्यों? क्या आप मेरा या सिमंस फैमिली का अपमान करती हैं? नेक नाखुश लग रहा था। स्टार किंगडम के नए दिग्गज और इटर्नल रेल्म से परे किसी व्यक्ति के रूप में नेक जरूरत पड़ने पर अपना मजबूत व्यवहार दिखाने से नहीं डरेगा, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी इरिडेसेंट सेक्ट की हेड हो। लॉर्ड सिमंस, इस मामले की प्रामाणिकता अभी भी सवालों के घेरे में है। ऐसा नहीं है कि हम आप पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमें सबूत चाहिए। जब तक आप आज ठोस सबूत पेश नहीं करते, आप केवल एल्डर रेड के वापस आने का इंतजार कर सकते हैं ताकि उसका आमने सामने मुकाबला किया जा सके। चिंता न करें, जब तक आपकी बातें सच हैं, इरिडेसेंट सेक्ट स्वाभाविक रूप से आपको संतोषजनक स्पष्टीकरण देगा। हम आपको स्टार किंगडम में सम्मान खोने नहीं देंगे, नोवा ने कहा, जो न तो चापलूसी कर रही थी और न ही अभिमानी थी। नेक का सामना करते हुए, जो इटर्नल रेल्म से परे था, नोवा ने मुसीबत के सामने तटस्थ न रहने का इरिडेसेंट सेक्ट का रवैया दिखाया। चूंकि आप कहते हैं कि इरिडेसेंट सेक्ट ने आपका अपमान किया है, ठीक है, मुझे ठोस सबूत दिखाएं। अन्यथा आप केवल परेशानी पैदा कर रहे हैं और इरिडेसेंट सेक्ट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नोवा की बातें एकदम सही थीं और नेक उनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सका। हालांकि चूंकि उसने आने की हिम्मत की थी, इसलिए उसे आश्वस्त होना पड़ा, भले ही उसका तरीका थोड़ा अपमानजनक था। लेडी ड्रीम, सबसे पहले मैं इरिडेसेंट सेक्ट से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेलेस्ट को बहुत पसंद करता हूँ। जब मैं पहली बार उससे मिला था, तो मैंने उसकी सहमति के बिना चुपचाप उस पर एक माइंड सीड डाल दिया था, लेकिन मैं अपनी प्रतिष्ठा पर गारंटी देता हूँ कि मेरा उसे चोट पहुँचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं बस उसकी रक्षा करना चाहता था। जैसे ही नेक ने यह कहा, नोवा की आंखों से तुरंत एक ठंडी रोशनी निकली। उसने कुछ शत्रुता के साथ नेक की ओर देखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई इरिडेसेंट सेक्ट में महत्वपूर्ण पद संभालने वाली एक एल्डर पर माइंड सीड डालने की? यह कोई छोटी बात नहीं थी। भले ही प्रतिद्वंद्वी नेक हो, जो इटर्नल रेल्म से परे था, फिर भी यह वर्जित था। नेक कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल एक व्यक्ति था। यहाँ तक कि सिमंस फैमिली के ग्रैंड मास्टर के साथ भी जो अपने घावों से उबर रहे थे, उनमें से केवल 2 ही थे। इरिडेसेंट सेक्ट की एल्डर के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? नेक को भी महसूस हुआ होगा कि उसने जो किया वह थोड़ा अनैतिक था। उसने समझाना जारी रखा, लेडी ड्रीम, भले ही मुझे इरिडेसेंट सेक्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, मैंने पिछले 1000 वर्षों में कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया है और मैंने आपकी पसंद का पूरा सम्मान किया है। इसके अलावा माइंड सीड वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं और यह कभी भी और कहीं भी निगरानी कार्य नहीं कर सकता है। यह केवल सेलेस्ट के स्थान का मोटे तौर पर निर्धारण कर सकता है कि वह सुरक्षित है या नहीं। बस इतना ही। जब नोवा ने यह सुना, तो स्वाभाविक रूप से वह नेक की बकवास पर विश्वास नहीं करेगी।
यदि वह जो कह रहा है वह सच है। अध्याय 1455। यदि माइंड सीड केवल सेलेस्ट के स्थान और सुरक्षा का निर्धारण कर सकता था, तो उसने ये कैसे निर्धारित किया कि एल्डर रेड ने अपनी वर्जिनिटी खो दी है? हालांकि नोवा इस समय इसका पीछा करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उसे और भी महत्वपूर्ण काम करने थे, मुख्य रूप से यह निर्धारित करना कि क्या एल्डर रेड द्वारा वर्जिनिटी खोने की बात सच है या नहीं। यह इरिडेसेंट सेक्ट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। यह इरिडेसेंट सेक्ट की योजनाओं को भी प्रभावित कर सकता था। लॉर्ड सिमंस, क्या आपका मतलब है कि आपने उसके शरीर में लगाए गए माइंड सीड के माध्यम से पता लगाया कि एल्डर रेड ने एक पुरुष से अपनी वर्जिनिटी खो दी है? नोवा ने थोड़े जल्दबाजी वाले स्वर में पूछा। बिल्कुल, नेक ने उत्तर दिया। क्या आप सुनिश्चित हैं? नोवा ने पूछना जारी रखा, उसका स्वर काफी सुधर गया। बेशक, मुझे यकीन है। मैं, नेक सिमंस, अपनी बात के लिए जिम्मेदार रहूंगा, नेक ने गंभीरता से कहा। दूसरे पक्ष से सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद नोवा अब और नहीं बोली। हालांकि उसके दिल की विशाल लहरें उसके शांत चेहरे के पीछे छिपी थीं। एल्डर रेड ने एक पुरुष से अपनी वर्जिनिटी खो दी, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसका अलूरिंग बॉडी भी खो गया? क्या करना चाहिए हमें? सेलेस्ट इरिडेसेंट सेक्ट की अगली प्रमुख प्रशिक्षण वस्तु थी और वर्तमान में सेक्ट में इटर्नल रेल्म को पार करने के लिए सबसे होनहार उम्मीदवार थी। इसके अलावा उसके पास एक अलूरिंग बॉडी भी था, जो ब्रह्मांड की सबसे विशेष शारीरिक बनावटों में से एक थी। नोवा अलूरिंग बॉडी की विशिष्ट स्थिति के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। वह केवल इतना जानती थी कि एक बार सेलेस्ट ने किसी पुरुष से अपनी वर्जिनिटी खो दी तो परिणाम विनाशकारी होंगे। न केवल उसका अलूरिंग बॉडी नष्ट हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी खेती की गति में भारी गिरावट आएगी, बल्कि उसकी सफलता की संभावना में भी भारी कमी आएगी। साथ ही उसके शरीर में एक बड़ी इच्छा भी बढ़ती रहेगी। मुख्य कारक ये था कि इस इच्छा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था, और यह मरने तक उसके पूरे जीवन भर उसके साथ रहेगी। एल्डर रेड को अपनी अधिकांश ऊर्जा लगातार इसे दबाने में खर्च करनी होगी। दूसरे शब्दों में, सेलेस्ट की इटर्नल रेल्म को पार करने की संभावना कम हो गई थी, और उसकी युद्ध शक्ति भी अब से काफी कम हो जाएगी। यह इरिडेसेंट सेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं थी। इसी कारण से इरिडेसेंट सेक्ट ने नेक के विवाह प्रस्ताव को कड़ाई से ठुकरा दिया था और उससे कहा था कि सेलेस्ट बाहर शादी नहीं करेगी। यह मामला हेड नोवा की क्षमता से परे था। उसे जल्द से जल्द 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स को इसकी सूचना देनी थी। उसे उनसे निर्णय लेने की आवश्यकता थी कि इससे कैसे निपटा जाए। नोवा पहले ही सोच चुकी थी कि जब वह 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स को इस बारे में बताएगी तो वे कितने निराश होंगे, खासकर एल्डर रेड के टीचर। उन्होंने एल्डर रेड में बहुत प्रयास किया था। उन्होंने एल्डर रेड को हर किसी की उम्मीदों की दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा था। अनपेक्षित रूप से ऐसी दुर्घटना घटी। अब वे केवल यही आशा कर सकते थे कि यह एक गलतफहमी हो और नेक का आंकलन गलत हो। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। चूंकि नेक ने सीधे इरिडेसेंट सेक्ट में आकर ऐसी बात कहने की हिम्मत की थी, तो उसे यकीन होना ही चाहिए था। अन्यथा क्या वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहा होता? उस समय इरिडेसेंट सेक्ट उसे स्पष्टीकरण देने वाला नहीं होता, बल्कि उसे इरिडेसेंट सेक्ट को स्पष्टीकरण देना पड़ता। अध्याय 1456। नोवा अभी भी इसे समझ नहीं पा रही थी। यह असंभव था कि सेलेस्ट को अपनी स्थिति के बारे में पता ना हो। एक बार जब उसके अलूरिंग बॉडी का किसी पुरुष के साथ संभोग हो गया, तो यह निश्चित रूप से दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचाएगा। ये तर्कसंगत था कि वह किसी पुरुष के लिए वास्तविक भावनाएं नहीं रखेगी और फिर अपनी वर्जिनिटी नहीं खोएगी। जहां तक इसकी बात है कि क्या उसे मजबूर किया गया था, ये और भी असंभव था। इस बार सेलेस्ट को सेक्ट द्वारा यूनिवर्स एनफोर्सर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भेजा गया था। ऐसा लग रहा था कि वह स्टार मैंशन के युवा हेड को भी साथ ले गई थी। वे केवल मध्यम और निम्न स्तर की सभ्यताओं में जा रहे थे। वह एक सॉवरन रैंकर थी, तो उसे कौन मजबूर कर सकता था? सॉवरन रैंकर्स भी स्टार किंगडम में शीर्ष पर थे। मध्यम और निम्न स्तर की सभ्यताओं की तो बात ही छोड़िए। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी साजिश व्यर्थ थी, जब तक कि नेक जैसा इटर्नल रेल्म से परे कोई व्यक्ति गुप्त रूप से सेलेस्ट को निशाना नहीं बना रहा हो। उन्होंने स्टार किंगडम में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए स्टार किंगडम छोड़ने के बाद उन्होंने उसका पीछा किया। यह असंभव नहीं था, लेकिन संभावना बहुत कम थी। जो व्यक्ति इटर्नल रेल्म से परे था, वह एक महिला के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। उनके पास वे सभी महिलाएं हो सकती थीं जो वे चाहते थे, इसलिए उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। नोवा ने अपना दिमाग दौड़ाया और फिर भी समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। यदि वह सच्चाई जानना चाहती थी, तो वह केवल सेलेस्ट के वापस आने का इंतजार कर सकती थी। लॉर्ड सिमंस, चूंकि आपने एल्डर रेड के शरीर में माइंड सीड लगाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्डर रेड अब कहाँ है ना? नोवा ने पूछा। मुझे पहले पता था, लेकिन हाल ही में मेरे द्वारा लगाया गया माइंड सीड हटा दिया गया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि सेलेस्ट अब कहाँ है, नेक ने सच्चाई बताई। ये खबर सुनकर नोवा दंग रह गई। नेक द्वारा लगाया गया माइंड सीड हटा दिया गया।
क्या वास्तव में एटर्नल रेल्म से परे कोई व्यक्ति एल्डर रेड का पीछा कर रहा है? हटा दिया गया। असंभव। लॉर्ड सिमंस, आपके द्वारा लगाए गए माइंड सीड को कौन हटा सकता है जो कि एटर्नल रेल्म से परे है? नोवा को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ। लेडी ड्रीम, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैंने सेलेस्ट के लिए जो माइंड सीड लगाया है वह दुर्भावनापूर्ण नहीं है। इसमें केवल मेरी मानसिक शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा है। यहाँ तक कि आपकी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ भी इसे आसानी से हटाया जा सकता है। इसलिए यदि थोड़ी अधिक मानसिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति ने इसे हटा दिया है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। नोवा अब इस विषय पर चर्चा नहीं करने वाली थी और न ही वह नेक के साथ बहस जारी रखना चाहती थी। वह जल्द से जल्द 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स को खबर देना चाहती थी और उनसे निर्णय लेने के लिए कहना चाहती थी। लॉर्ड सिमंस, हम इस मामले पर आपकी एकतरफा राय के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। हमें पुष्टि करने के लिए एल्डर रेड के वापस आने का इंतजार करना होगा। आप कुछ समय के लिए इरिडेसेंट सेक्ट में रह सकते हैं। मैं प्रतिष्ठित एल्डर्स को तुरंत रिपोर्ट करूंगी और फिर एल्डर रेड को वापस बुलाने का आदेश जारी करूंगी ताकि वह जल्द से जल्द वापस आ सके। यदि सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने कहा तो मैं निश्चित रूप से आपको संतोषजनक उत्तर दूंगी। ठीक है, तो मैं यहीं इंतजार करूंगा। देखते हैं सेलेस्ट वापस आने पर क्या कहेगी। नोवा ने नेक के इरिडेसेंट सेक्ट के वीआईपी क्षेत्र में रहने की व्यवस्था की। फिर वह बिना रुके इरिडेसेंट सेक्ट के निषिद्ध क्षेत्र की ओर भागी। ये वह स्थान भी था जहां एटर्नल रेल्म से परे 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स एकांत में रहते थे। नोवा ने अपना अधिकार पत्र लिया, कई संरचनाओं से गुजरी और एक घाटी के बाहर आई। वह तुरंत घाटी में नहीं गई। इसके बजाय वह घाटी के बाहर खड़ी रही और सम्मानपूर्वक चिल्लाए, इरिडेसेंट सेक्ट की वर्तमान हेड नोवा ड्रीम को 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स से मिलने की आवश्यकता है। जल्द ही घाटी में एक आवाज आई। अध्याय 1457। नोवा, पहले अंदर आओ। जी, रेप्यूटेबल एल्डर। नोवा के बोलने के बाद उसने धीरे धीरे घाटी में कदम रखा। ये जगह पक्षियों की चहचहाहट और सुगंधित फूलों से भरी थी जो बिल्कुल स्वर्ग जैसी थी। यहाँ सभी प्रकार की कीमती औषधीय सामग्रियां, जानवर और पौधे थे। यदि उनमें से किसी को भी बाहर ले जाया जाता तो उनकी कीमत आसमान छूती। घाटी के केंद्र में कई साफ सुथरे केबिन थे। क्रिस्टल जैसी साफ धारा और कई खिले हुए बगीचों से गुजरते हुए नोवा अंततः केबिनों तक पहुंची। रास्ते में वह बहुत सावधान थी, इस डर से कि कहीं वह घास की पत्ती या किसी छोटे जानवर पर पैर न रख दे। इस घाटी में घास का एक तिनका भी बाहर बहुत अनोखा होता। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि नोवा दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। चरमराहट। अंदर से एक लॉग केबिन का दरवाजा खुला। फिर साधारण कपड़ों में एक बूढ़ी औरत लॉग केबिन से बाहर निकली। ये व्यक्ति इरिडेसेंट सेक्ट की 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक थी। वह भी एटर्नल रेल्म से परे थी और स्टार किंगडम में एक प्रसिद्ध हस्ती थी। जब नोवा ने उस बूढ़ी औरत को देखा तो वह तुरंत घुटने टेकने के लिए तैयार हो गई। अंत में उसे ऊर्जा की एक लहर ने रोक दिया जिससे वह घुटने नहीं टेक पाए। वह जानती थी कि यह रेप्यूटेबल एल्डर दूसरों का घुटने टेकना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने और जोर नहीं दिया। उसने बस थोड़ा सा झुककर सम्मानपूर्वक कहा, नोवा आपका अभिवादन करती है, रेप्यूटेबल एल्डर। नोवा, तुम्हें हमसे मिलने आए काफी समय हो गया है, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह बहुत बूढ़ी दिख रही थी, वह बिना किसी समस्या के बोल रही थी और चल रही थी, और वह बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। रेप्यूटेबल एल्डर, मैं आपका साथ देने आना चाहती थी, लेकिन हाल ही में सेक्ट में बहुत सी चीजें हैं और मैं इसमें कुछ नहीं कर पाए। यदि आप जल्दी से हेड के रूप में मेरी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढ लें तो मैं यहाँ हर दिन आपका साथ देने के लिए रहूंगी। ओह, तुम, अन्य ताकतें तुम्हारे पद के लिए जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि तुम सब एक दूसरे के साथ इतने शिष्टाचारपूर्ण क्यों हो और हेड बनने से इनकार करती हो, बूढ़ी औरत ने बेबसी से कहा। यह इरिडेसेंट सेक्ट की विशिष्टता को दर्शा सकता है। नोवा हंसी। ठीक है, बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। रेप्यूटेबल एल्डर, सिमंस फैमिली का नया दिग्गज नेक अभी हमारे पास आया और उसने हमसे स्पष्टीकरण देने की मांग की। सिमंस फैमिली का नेक, क्या वह वही व्यक्ति है जिसने 1000 साल से भी पहले सफलता प्राप्त की थी और रेड को अपनी पत्नी बनाने के लिए आया था? वही है वह। स्पष्टीकरण। वह नया था और उसने अभी तक अपनी ताकत को स्थिर भी नहीं किया था। वह इरिडेसेंट सेक्ट से क्या स्पष्टीकरण चाहता है? बूढ़ी औरत ने संदिग्ध होकर पूछा। रेप्यूटेबल एल्डर, देखिए, नोवा ने मामले को विस्तार से समझाया। उसने उसे बताया कि कैसे नेक इरिडेसेंट सेक्ट में आया, ये कहते हुए कि उसने चुपचाप सेलेस्ट पर माइंड सीड डाला था और उसे कैसे अपने माइंड सीड के फीडबैक से पता चला कि सेलेस्ट ने अपनी वर्जिनिटी खो दी है। उसने रेप्यूटेबल एल्डर को यह भी बताया कि कैसे फिर नेक का माइंड सीड हटा दिया गया। शुरुआत में घाटी में अभी भी विभिन्न शोर वाली आवाजें थीं। ये कीमती जानवरों द्वारा की गई आवाजें थीं। हालांकि जैसे जैसे नोवा ने और विवरण समझाया, घाटी का माहौल गंभीर होने लगा। ये कीमती जानवर प्रभावशाली थे।
इसलिए जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके मालिक का मूड थोड़ा खराब है, तो उन्होंने कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। नोवा के बोलने के बाद पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया और सांस लेने की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। अध्याय 1458। घाटी का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हवा भी कंपा देने वाले इरादे से भरी हुई थी। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि सेलेस्ट की मास्टर एरा थी, जो इरिडेसेंट सेक्ट की 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक थी। वह भी इटर्नल रेल्म से परे थी। उसकी तुलना नेक से नहीं की जा सकती थी, जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अभी अभी सफलता प्राप्त की थी और अभी तक अपने क्षेत्र को स्थिर नहीं किया था। एरा ने लगभग 1 लाख साल पहले इटर्नल रेल्म को पार किया था। नेक तब पैदा भी नहीं हुआ था। भले ही नेक ने इटर्नल रेल्म को पार कर लिया था और उस क्षेत्र तक पहुंच गया था जिसका अनगिनत लोग सपना देखते हैं, फिर भी उसे अपना रुख नीचा करना पड़ा और सम्मानपूर्वक एरा को अपनी वरिष्ठ के रूप में संबोधित करना पड़ा। नोवा को सुनने के बाद एरा फटने ही वाली थी। उसने इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया और अंत में एक संतोषजनक शिष्य तैयार किया, लेकिन उसने एक पुरुष से अपनी वर्जिनिटी खो दी, जिसके परिणामस्वरूप उसका अलूरिंग बॉडी नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उसने जो कुछ भी किया था वह व्यर्थ हो गया था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? एरा ये देखने के लिए तुरंत सेलेस्ट के पास जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी कि क्या हो रहा है। वह देखना चाहती थी कि किस मूर्ख व्यक्ति ने इस लड़की को उसे खुद को सौंपने और अपनी टीचर के खिलाफ जाने के लिए राजी किया, या किस साहसी व्यक्ति ने एरा की प्रत्यक्ष शिष्या की वर्जिनिटी को जबरन लेने की हिम्मत की, जिससे उसके पिछले सभी प्रयास बर्बाद हो गए। चाहे स्थिति कैसी भी हो, एरा ने अपने दिल में ये ठान लिया था कि उस आदमी को मरना ही होगा। भले ही वह इटर्नल रेल्म से परे ही क्यों न हो, वह प्रतिद्वंद्वी को उचित कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगी। वर्तमान स्थिति ने इरिडेसेंट सेक्ट की योजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। सेलेस्ट केवल इरिडेसेंट सेक्ट की एक एल्डर या उत्तराधिकारी से कहीं अधिक थी। उसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन भी था। हालांकि सेलेस्ट को अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इटर्नल रेल्म से परे जाने के बाद उसके लिए इस मिशन को पूरा करने का समय होगा। हालांकि शर्त यह थी कि उसका अलूरिंग बॉडी अभी भी पूर्ण होना चाहिए था। अब नोवा के अनुसार सेलेस्ट का अलूरिंग बॉडी बर्बाद हो गया है, जिसका मतलब था कि वह अब अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती थी। यह इरिडेसेंट सेक्ट और 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के लिए एक बड़ा झटका था। एरा कुछ समय के लिए इस खबर को स्वीकार नहीं कर सकी। वह बिना बोले लॉग केबिन के सामने खड़ी रही। घाटी में समय और स्थान जमसा गया था। इस क्षण नोवा को ऐसा लगा जैसे वह एक अत्यंत खतरनाक स्थिति में है। यदि उसने अपने शरीर को थोड़ा भी हिलाया तो वह तुरंत मार दी जाएगी। हालांकि उसने लंबे समय से उम्मीद की थी कि रेप्यूटेबल एल्डर को खबर मिलने के बाद ऐसी स्थिति पैदा होगी। इसलिए अब उसने अस्थायी रूप से सांस लेना भी बंद कर दिया, इस डर से कि कहीं रेप्यूटेबल एल्डर को परेशानी न हो। घाटी में सभी प्रकार के प्रभावशाली और कीमती जानवरों ने भी इस ठंडक को महसूस किया। वे सभी आज्ञाकारी रूप से छिपने के लिए एक छिपे हुए कोने में चले गए और कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी एरा ने पूछा, नोवा, क्या तुमने अभी जो कुछ भी कहा वह सच है? रेप्यूटेबल एल्डर, मैं इस बारे में मजाक करने की हिम्मत कैसे करूंगी? नेक अभी भी इरिडेसेंट सेक्ट में है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उससे सीधे पूछ सकती हैं, नोवा ने उत्तर दिया। रेड की लाइफ फ्लेम के बारे में क्या ये कमजोर हो गई है? अध्याय 1459। नहीं, मैं यहाँ आने से पहले देखने गई थी। मैंने द्वारपाल से भी पूछा। एल्डर रेड की लाइफ फ्लेम अभी भी उज्ज्वल रूप से जल रही है। ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई है। इसका मतलब है वह खतरे में नहीं है और उसने केवल अपनी वर्जिनिटी खोई है। एरा को ऐसा लगा जैसे वह अपने दिल की आग को अब और नहीं दबा सकती। सेलेस्ट खतरे में नहीं थी और न ही उसे मजबूर किया गया था। क्या इसका मतलब यह था कि उसने ऐसा स्वेच्छा से किया? एरा ने सेलेस्ट को बड़े होते देखा था और इस पूरे समय वही थी जिसने सेलेस्ट को शिक्षित किया था। तब सेलेस्ट को अपने अलूरिंग बॉडी के आसपास की विशेष परिस्थिति के बारे में पता था। एरा के दृष्टिकोण से सेलेस्ट द्वारा हताश होने के कारण किसी पुरुष के साथ जाने की संभावना कम थी। हालांकि इटर्नल रेल्म से परे किसी व्यक्ति के रूप में नेक के लिए ऐसी चीजों के बारे में मजाक करना और भी असंभव था, जब तक कि उसका परिवार इरिडेसेंट सेक्ट के साथ पूरी तरह से झगड़ा नहीं करना चाहता हो। सिमंस फैमिली में अभी ऐसा करने की ताकत नहीं थी। भले ही ग्रैंड मास्टर सिमंस, जो अपनी चोटों से उबर रहे थे, अंततः ठीक हो गए हों, फिर भी सिमंस फैमिली इरिडेसेंट सेक्ट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। एरा, जिसने लगभग 1 लाख साल पहले इटर्नल रेल्म को पार किया था, वह भी इस समय संदेह में थी। सच्चाई क्या है? क्या ये स्वैच्छिक था या मजबूर किया गया था, या नेक झूठ बोल रहा है? रेप्यूटेबल एल्डर, यह मामला अजीब है। इसकी संभावना नहीं है कि एल्डर रेड को अपनी स्थिति के बारे में जानकारी न हो। आप उसे जानती हैं। मुझे लगता है कि उसके द्वारा ऐसा करने की संभावना लगभग न के बराबर है। क्या तुम कह रही हो कि नेक ने झूठ बोला? उसके झूठ बोलने का कारण क्या है? मुझे नहीं लगता कि उसने झूठ बोला।
उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। कोई गलतफहमी हो सकती है जिसके कारण ये परिणाम निकला। यदि आप मामले की सच्चाई जानना चाहती हैं तो आपको तुरंत एल्डर रेड को आपातकालीन रूप से वापस बुलाने का आदेश जारी करना चाहिए। जब वह वापस आएगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एरा को लगा कि नोवा की बात समझ में आती है। अनुमान लगाने के बजाय सेलेस्ट को वापस बुलाना ही बेहतर था। सेलेस्ट ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो अब सच्चाई जानती थी। ठीक है, तुरंत रेड को आपातकालीन रूप से वापस बुलाने का आदेश भेजो और उसे जितनी जल्दी हो सके वापस आने के लिए कहो। यदि तुम्हारे पास कोई खबर हो तो कृपया मुझसे किसी भी समय संपर्क करें। यह मामला सेक्ट की भविष्य की योजनाओं से संबंधित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे जल्दी से निपटाना होगा। जी, रेप्यूटेबल एल्डर, ठीक है, तुम्हें अब जाना चाहिए। सब कुछ जल्द से जल्द पूरा करो। जी, रेप्यूटेबल एल्डर, मैं अब चलती हूँ। नोवा के बोलने के बाद वह सम्मानपूर्वक घाटी से बाहर निकल गई, फिर से संरचनाओं की परतों से गुजरी और इरिडेसेंट सेक्ट में लौट आए। चूंकि सेलेस्ट स्टार किंगडम में नहीं थी बल्कि अन्य मध्यम और निम्न स्तर की सभ्यताओं में एक अंतहीन दूरी पर थी, नोवा किसी भी सामान्य माध्यम से उससे संपर्क नहीं कर पाएगी। केवल सेक्ट के विशेष साधनों का उपयोग करके ही सेलेस्ट तक खबर पहुंचाने का मौका मिल सकता था। हालांकि ये काम नहीं भी कर सकता था। यदि सेलेस्ट किसी संरचना अवशेषों में फंसी हुई थी तो शायद उसे संदेश न मिले। नोवा ने कई अन्य एल्डर्स के साथ मिलकर एक गुप्त विधि अपनाई और इरिडेसेंट सेक्ट से सेलेस्ट को आपातकालीन रूप से वापस बुलाने का आदेश जारी किया। जिन शिष्यों को सेक्ट से यह आपातकालीन वापसी आदेश मिला उन्हें जितनी जल्दी हो सके सेक्ट में वापस भागना पड़ा। बाद में सेलेस्ट की लाइफ फ्लेम से कुछ ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इरिडेसेंट सेक्ट से एक काल्पनिक रक्त रंगीन टोकन निकला। इसने इस स्थान की बेड़ियों से खुद को मुक्त कर लिया और सीधे सेलेस्ट की ओर चल दिया। ये काल्पनिक लाल टोकन इतना तेज था कि यह अंतरिक्ष की बाधाओं से पूरी तरह मुक्त था। यहाँ तक कि नेक जैसा व्यक्ति जो अटर्नल रेल्म से परे था वह भी इसे विस्मय से ही देख सकता था। अध्याय 1460। नोवा के जाने के बाद एरा केबिन में नहीं लौटी। ये घाटी उतनी वह जगह नहीं थी जहां वे चारों एकांत में रहती थीं, बल्कि वह जगह थी जहां से वे इरिडेसेंट सेक्ट पर नजर रखती थीं। जब भी इरिडेसेंट सेक्ट में कुछ ऐसा होता जिसका निर्णय हेड्स नहीं ले पाती थी तो वे उन्हें खोजने यहाँ आती थीं। ठीक वैसा ही जैसा इस बार हुआ। हालांकि इस तरह की बात बहुत कम होती थी, लेकिन ऐसी स्थिति से बचने के लिए जहां कोई स्थिति को हल न कर सके, 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स बारी बारी से निगरानी करती थी जबकि अन्य 3 एक शीर्ष गुप्त स्थान पर चली जाती थीं। तथ्य यह है कि इस बार सेलेस्ट का अलूरिंग बॉडी नष्ट हो गया था बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उन चारों द्वारा बनाई गई योजना से संबंधित था। अन्य तीनों को इसकी सूचना देनी थी। यदि यह सच था तो उन्हें इसकी भरपाई का रास्ता खोजने की जरूरत थी। एरा का शरीर धीरे धीरे घाटी से गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुई तो वह एक विशाल गुफा में पहुंच चुकी थी। गुफा के चारों ओर 9 पत्थर के स्तंभ थे और प्रत्येक पत्थर के स्तंभ पर एक सजीव 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन उकेरा गया था। यदि कोई ध्यान से न देखे तो उसे लगेगा कि पत्थर के खंभों पर 9 असली 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन लिपटे हुए हैं। गुफा के बीच में एक ताल था और उसका पानी जमने वाला था। 9 पत्थर के खंभों से 9 जंजीरें निकली और ठंडे ताल की गहराई में चली गईं। एरा गुफा में खड़ी हुई और बोली, योजना बदल गई है, रेड का अलूरिंग बॉडी बर्बाद हो गया होगा। उसके ऐसा कहने के बाद तुरंत गुफा में एक व्याकुल आवाज गूंजी। क्या रेड का अलूरिंग बॉडी बर्बाद हो गया? ये किसने किया? जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, गुफा में 3 आकृतियां दिखाई दीं। एरा की तरह ये तीनों आकृतियां भी बूढ़ी महिलाओं की तरह दिखती थीं और उनमें से एक ही बोली थी। ये स्पष्ट नहीं है कि यह किसने किया। हमें रेड के वापस आने के बाद ही पता चल पाएगा। नोवा ने सेक्ट से उसे आपातकालीन रूप से वापस बुलाने का आदेश भेजा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी, एरा ने उत्तर दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। एरा, क्या तुम निश्चित हो? एक अन्य बूढ़ी औरत ने पूछा। हालांकि यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन कम से कम आधी संभावना तो है ही। चलिए पहले अगले कदम की तैयारी करते हैं। तैयारी? कैसे? हमने कितने सालों तक इंतजार किया है। हम सफलता के इतने करीब थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कि हमें अगले मौके के लिए और कितना इंतजार करना होगा, अंतिम बूढ़ी औरत ने कहा। उसका चेहरा इस समय थोड़ा दुर्भावनापूर्ण लग रहा था और साधारण लोग उसे देखकर निश्चित रूप से काम जाएंगे। हालांकि अन्य तीनों ने कुछ महसूस नहीं किया और ऐसा लगा जैसे उन्हें इसकी आदत हो गई हो। जियाडा, शांत हो जाओ। तुमने कहा था कि हमने इतने सालों तक इंतजार किया है, इसलिए थोड़ा और इंतजार करना ठीक है। साथ ही हमें अभी यकीन नहीं है ना? फिर अपनी कोई भी योजना बनाने से पहले सुनिश्चित कर लें। एरा, तुम्हें बाहर जाकर खबर का इंतजार करना चाहिए और हमें किसी भी अपडेट के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, एरा ने उत्तर दिया। फिर गुफा से चारों आकृतियां गायब हो गईं। इस बीच एरा शांति से नोवा की खबर का इंतजार करने के लिए घाटी में लौट आए।
जैसा कि मैरन ने कहा था, वे सेलेस्ट की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही अगले कदम की व्यवस्था कर सकते थे। अध्याय 1461। जैसे जैसे समय बीतता गया, विशाल टॉर्टस धीरे धीरे स्टार किंगडम के बाहरी इलाकों के करीब पहुंचता गया। इस दौरान सेलेस्ट ने साहिल से दोबारा उसकी मदद करने को कहा। स्वाभाविक रूप से साहिल मना नहीं करेगा, लेकिन हार्मनी की स्थिति में पहुंचने के बाद सेलेस्ट कल्पना से बाहर निकलने वाली पहली व्यक्ति थी। साहिल ने अपना मन बना लिया था, यदि सेलेस्ट अगली बार उससे कोई एहसान मांगेगी तो उसे भी एक एहसान मांगना होगा। इस बारे में सोचने के बाद भी साहिल के पास वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सेलेस्ट अपने कमरे में थोड़ी सुस्त बैठी थी। साहिल के साथ संभोग के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी माइंड पावर काफ़ी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा था कि उसकी मानसिक शक्ति उसके एलूरिंग बॉडी के विनाश के कारण नहीं बढ़ी थी, बल्कि साहिल के साथ संभोग के कारण बढ़ी थी। तो अगर मैं साहिल के साथ हर दिन ऐसा करूं, तो क्या मेरी मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ेगी? इस विचार पर सेलेस्ट शर्माए बिना नहीं रह सकी। एक सॉवरन रैंकर के लिए जो पीक अटर्नल रेल्म तक पहुंचने वाली थी, मानसिक शक्ति में वृद्धि निस्संदेह एक बड़ा प्रलोभन था। अटर्नल रेल्म को पार करने से पहले यह एक प्रमुख सीढ़ी थी। सेलेस्ट जैसे पावर हाउस के लिए पीक अटर्नल रेल्म तक पहुंचना लगभग तय था, इसके लिए बस थोड़े समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि मानसिक शक्ति का विकास काफ़ी कठिन था। यदि उसकी मानसिक शक्ति मानक के अनुरूप नहीं थी, तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी। अधिकांश पीक अटर्नल्स अपर्याप्त मानसिक शक्ति के कारण इसी कदम पर अटके हुए थे और वे लंबे समय तक सफल नहीं हो पाए थे। यदि सेलेस्ट ने अभी इस तरह के अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो उसे लगा कि उसे भविष्य में पछताना पड़ेगा। इसके अलावा वह पहले से ही साहिल के साथ 3 बार संभोग कर चुकी थी और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने इसे 8, 10 या दर्जनों बार और किया। बात बस इतनी थी कि सेलेस्ट थोड़ी दुविधा में थी। इस बार और पिछली बार के बीच का अंतराल थोड़ा लंबा था और उसके लिए तुरंत फिर से साहिल को ढूंढना थोड़ा अनुचित लग रहा था। यदि साहिल गलत समझ ले तो बुरा होगा। मैं साहिल को किसी भी समय मेरे साथ संभोग करने के लिए कैसे मना सकती हूँ ताकि मैं अपनी मानसिक शक्ति को जल्दी बढ़ा सकूं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सेलेस्ट सीधे साहिल को बताने के लिए समय खोजने जा रही थी। वह बहाने बनाने में इतना समय भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह उसे बताएगी कि ऐसा करने से उसकी मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ेगी और वह भविष्य में इटर्नल रेल्म को पार कर उच्च रेल्म तक पहुंच पाएगी। इसी क्षण सेलेस्ट की आंखों के सामने एक लाल रोशनी चमकी। फिर उसके माथे पर एक काल्पनिक लाल टोकन छप गया। अध्याय 1462। जब सेलेस्ट के माथे पर काल्पनिक लाल टोकन छपा तो उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, अभी वापस आओ। आवाज की मालिक कोई और नहीं बल्कि इरिडेसेंट सेक्ट की वर्तमान हेड नोवा है। इरिडेसेंट सेक्ट की एल्डर्स में से एक होने के नाते सेलेस्ट स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह काल्पनिक लाल टोकन क्या था। यह इरिडेसेंट सेक्ट की ओर से एक इमरजेंसी रिकॉल ऑर्डर था। इसे एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके डाला गया था और फिर यह सेक्ट में छोड़ी गई टारगेट की लाइफ फ्लेम का उपयोग करके लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। यह अंतरिक्ष की परतों की सीमा को पार कर सकता है और जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जिसे भी ये प्राप्त हो, उसे जितनी जल्दी हो सके सेक्ट में वापस जाना चाहिए। हकीकत में भले ही सेलेस्ट को सेक्ट से आपातकालीन वापसी आदेश न मिला होता, फिर भी सेलेस्ट जल्दी से सेक्ट की ओर वापस जाती। उसका अलूरिंग बॉडी पूरी तरह से सक्रिय हो गया था और वह ये देखने के लिए अपनी टीचर को खोजना चाहती थी कि इसे कैसे हल किया जाए। हालांकि इस समय सेलेस्ट भी बहुत हैरान थी। ये तर्कसंगत था कि वह अब यूनिवर्स एनफोर्सर के रूप में पेट्रोल मिशंस कर रही थी, इसलिए उसके सेक्ट को इस समय उसे आपातकालीन वापसी आदेश जारी नहीं करना चाहिए था। क्या सेक्ट के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ? असंभव। सेलेस्ट ने इस विचार को सीधे खारिज कर दिया। इरिडेसेंट सेक्ट पूरे स्टार किंगडम की शीर्ष शक्ति है। वहां अटर्नल रेल्म से परे 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स हैं। कोई दुर्घटना कैसे हो सकती है? यदि ऐसा है तो हेड ने मुझे वापस जाने के लिए कहने हेतु एक गुप्त तकनीक का उपयोग क्यों किया? सेलेस्ट भ्रमित थी। सेक्ट केवल उन्हीं सदस्यों को वापसी का आदेश जारी करेगा जो बाहर मिशन कर रहे थे, जब तक कि सेक्ट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण न हुआ हो। जाने दो, इसके बारे में सोचना बंद करो। मैं बस पहले वापस जाऊंगी। वैसे भी हम स्टार किंगडम से ज़्यादा दूर नहीं हैं। विशाल टॉर्टस ने अब तक 2/3 दूरी तय कर ली थी। सेलेस्ट के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। हम जल्द ही स्टार किंगडम पहुंच रहे हैं, तो क्या मुझे साहिल के पास जाना चाहिए? अगर मैं नहीं गई तो स्टार किंगडम या इरिडेसेंट सेक्ट पहुंचने पर मुझे इतना अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं गई तो मैं इसे साहिल के सामने कैसे लाऊंगी? जब वह इस पर विचार कर रही थी, तब बाहरी दुनिया में कुछ और दिन बीत गए। ये देखते हुए कि वे स्टार किंगडम के करीब और करीब आ रहे थे, सेलेस्ट ने अपना मन बना लिया, अपने दांत भींच लिए और अंत में साहिल के पास जाने का फैसला किया। यह इस बात का मामला था कि क्या वह भविष्य में इटर्नल रेल्म को पार कर सकती है। इसलिए कीमत जो भी हो, यह इसके लायक था।
उसे ये भी विश्वास था कि भले ही उसकी टीचर को इस बारे में पता चल जाए, वह उसे दोष नहीं देगी। और वैसे भी कोई वास्तविक शारीरिक संपर्क नहीं था, उन्होंने इसे केवल कल्पना में किया था, और वैसे भी यह उनकी पहली बार नहीं थी। अब जब उसने निर्णय ले लिया था तो सेलेस्ट ने और संकोच नहीं किया। हालांकि वह सीधे साहिल के पास नहीं गई, बल्कि उसने उसे एक वॉयस मैसेज भेजा। साहिल बोरियत दूर करने के लिए सीलिया और अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहा था जब अचानक उसके दिमाग में सेलेस्ट की आवाज़ आई। साहिल, अपने कमरे में जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। साहिल थोड़ा हैरान हुआ, क्या हमने इसे कुछ दिन पहले ही नहीं किया था? वह खुद को फिर से नहीं रोक पा रही है। असंभव, पिछले सत्रों के बीच का अंतर इतना लंबा था। वह कुछ ही दिनों के बाद खुद को नियंत्रित करने में कैसे विफल हो रही है? अध्याय 1463। भले ही वह हैरान था, फिर भी साहिल ने वही किया जो सेलेस्ट ने कहा था। सीलिया और अन्य लोगों को सूचित करने और उन्हें उसके बिना बातचीत जारी रखने के लिए कहने के बाद वह कमरे में वापस चला गया। कमरे में लौटने के ठीक बाद सेलेस्ट की आवाज़ फिर से गूंजी। साहिल, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सेलेस्ट, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम खुद को फिर से नहीं रोक पा रही हो। साहिल ने संदिग्ध होकर पूछा। ऐसा नहीं था कि वह मदद नहीं करना चाहता था, हालांकि हर बार बीच हवा से गिरने का एहसास वास्तव में भारी था। यह उसके बारे में नहीं है। यह उसके बारे में नहीं है। तो फिर यह किस बारे में है? सेलेस्ट अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी। लगभग आधे मिनट तक चुप रहने के बाद उसने बोलने का साहस जुटाया। साहिल, हर बार जब मैं तुम्हारे साथ संभोग करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि मेरी मानसिक शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी, और सॉवरन रैंकर के लिए मानसिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जो पीक एटर्नल रेल्म तक पहुँचने वाली है। यह इस बात से जुड़ा है कि क्या मैं भविष्य में एटर्नल रेल्म को पार कर सकती हूँ और उच्च स्तर तक प्रगति कर सकती हूँ। इसलिए मुझे आशा है कि तुम मेरी मानसिक शक्ति को तेजी से बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हो। साहिल ये सुनकर अवाक रह गया। क्या संभोग मानसिक शक्ति को भी बढ़ा सकता है? फिर मेरी मानसिक शक्ति रत्ती भर भी क्यों नहीं बढ़ी? सेलेस्ट ने जो कहा उससे वह अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक संभोग करना चाहती थी। इसलिए साहिल ने न समझने का नाटक किया और पूछा, सेलेस्ट, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सेलेस्ट निरुत्तर थी। उसने खुद को इतना स्पष्ट कर दिया था, इसलिए वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि साहिल अभी भी नहीं समझ पाया कि उसका क्या मतलब है। वह जानबूझकर बदला ले रहा था। सेलेस्ट पूरे विचार को भूल जाना चाहती थी और इस छोकरे को नज़रअंदाज करना चाहती थी। हालांकि जब उसने सोचा कि उसकी मानसिक शक्ति का बढ़ना कितना कठिन था और स्टार किंगडम के इतिहास के बाद से कितने पीक एटर्नल्स लंबे समय तक सफल न हो पाने के बाद एटर्नल रेल्म में फंस गए थे और अंत में हर युग में आने वाली तबाही के तहत मिटा दिए गए थे, तो वह रुक गई। मैं इतनी आवेगी नहीं हो सकती। यदि मैं अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के इस अवसर को चूक गई तो मुझे नहीं पता कि मुझे भविष्य में कितने समय तक इंतजार करना होगा। एक एटर्नल का शरीर अपने आप ही जीवन शक्ति की एक निरंतर धारा उत्पन्न कर सकता है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं की जीवन शक्ति बनी रहती है। सिद्धांत रूप में वे हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे क्योंकि वे अपने घावों को भी स्वचालित रूप से ठीक कर सकते थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि एक एटर्नल नहीं मरेगा। जब एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना होता है जो उन्हें कुचल सकता है, तो एक मजबूत एटर्नल भी मारा जाएगा। उदाहरण के लिए सेलेस्ट, जो एक सॉवरन रैंकर है, रूलर रैंकर्स और इमॉर्टल रैंकर्स दोनों को कुचल सकती है। सामान्य परिस्थितियों में वह अपने विरोधियों को उनके घावों को ठीक करने का मौका दिए बिना आसानी से मार सकती थी। इसके अलावा एक और स्थिति थी, जब एक एटर्नल एक युग तक जीवित रहता है जो 1,29,600 वर्ष है और फिर भी उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए पार नहीं कर पाता है, तो उन्हें एक तबाही का सामना करना पड़ेगा। तबाही से सफलतापूर्वक बचने के बाद उन्हें खर्च करने के लिए और 1,29,600 वर्ष प्राप्त होंगे। यदि वे अभी भी पार नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक और तबाही का सामना करना जारी रखना होगा और तबाही हर बार अधिक तीव्र होती जाएगी। यहाँ तक कि पहली तबाही से बचना भी इतना आसान नहीं था, जिसमें कम से कम 90% से अधिक एटर्नल्स मारे जाते थे। ये वह तबाही भी थी जिसका सामना सभी एटर्नल्स को करना पड़ता था। इसका उद्देश्य योग्यतम को बनाए रखना और कुछ ऐसे एटर्नल्स से छुटकारा पाना था जो आकाश और पृथ्वी के खजानों पर भरोसा करके अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचे थे। साथ ही ये ब्रह्मांड पर बोझ कम करने के लिए भी था। यदि कोई तबाही न होती तो एटर्नल स्वतंत्र रूप से जीवन शक्ति की एक निरंतर धारा उत्पन्न कर सकते थे और कभी नहीं मरते। अनगिनत वर्षों के विकास के बाद बहुत अधिक एटर्नल्स हो जाते। कुछ लोगों को संदेह था कि तबाही एक गौट्य सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई थी, हालांकि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। अध्याय 1464। साहिल, मैं तुम्हारे साथ हर दिन संभोग करना चाहती हूँ ताकि मेरी मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ सके और भविष्य में एटर्नल रेल्म को पार करने की मेरी अधिक संभावना हो। यदि तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें खुद पहल करने दे सकती हूँ। ये कहने के बाद सेलेस्ट शर्मा गई, जो बेहद आकर्षक लग रही थी।
अफसोस की बात थी कि वह अब अपने कमरे में अकेली थी और किसी ने इस दृश्य को नहीं देखा। साहिल की आंखें चमक उठीं। ठीक है, जरूर, साहिल ने कहा। साहिल का उत्तर सुनकर सेलेस्ट बहुत खुश हुई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में वह केवल 2 शब्द ही कह सकी। धन्यवाद सेलेस्ट, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है, और जब हम स्टार किंगडम पहुंचेंगे तो मुझे अभी भी सीलिया और अन्य लोगों की देखभाल करने के लिए तुम्हारी जरूरत होगी। मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। चिंता मत करो, जब हम स्टार किंगडम और इरिडेसेंट सेक्ट पहुंचेंगे तो मैं उनके लिए व्यवस्था करूंगी। खैर, चलो शुरू करते हैं। ठीक है। उसके बाद वे दोनों रोजाना संभोग करते थे। फिर सेलेस्ट की मानसिक शक्ति भी तेजी से बढ़ी। जब विशाल टॉर्टस 3 महीने से अधिक समय बाद स्टार किंगडम के आसपास पहुंचा तो सेलेस्ट की मानसिक शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत थी। सेलेस्ट अपने कमरे में थोड़ी नाखुश बैठी थी। उन्होंने स्टार किंगडम में प्रवेश कर लिया है, इसलिए उसे जल्द ही साहिल से अलग होना होगा। वह उसके साथ संभोग जारी नहीं रख सकती थी। अफसोस की बात थी कि वह अभी भी अपनी मानसिक शक्ति को इटर्नल रेल्म को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं बढ़ा सकी। यदि सेलेस्ट को और आधा साल दिया जा सकता तो ये लगभग पर्याप्त होता। उस समय वह अपना सारा ध्यान कल्टिवेशन में लगा सकती थी और जितनी जल्दी हो सके एक लेट सॉवरन रैंकर से पीक सॉवरन रैंकर में अपग्रेड करने का प्रयास कर सकती थी। फिर वह अपनी मानसिक शक्ति को एकीकृत करती, एक ही झटके में इटर्नल रेल्म को तोड़ देती और इटर्नल रेल्म से परे चली जाती। तब उसे आने वाली तबाही से डरने की जरूरत नहीं होती। हालांकि सेलेस्ट की उम्र अभी 2000 वर्ष से भी कम थी और वह एक युग से 1,27,000 वर्ष से अधिक दूर थी और उसके पास वह सब करने के लिए पर्याप्त समय था जो वह चाहती थी। लेकिन यदि वह जितनी जल्दी हो सके इटर्नल रेल्म से परे जा सकती थी तो कौन इटर्नल रेल्म में बने रहना चाहेगा। जितना अधिक कोई इंतजार करता है उतनी ही अधिक समस्याएं होती हैं। इसके अलावा क्या वह भविष्य में इतनी आसानी से अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने का दूसरा तरीका ढूंढ सकती है? सेलेस्ट ने सोचा कि वह नहीं कर सकती। उसके दिल में एक इच्छा भी हुई कि वह विशाल टॉर्टस को मुड़कर एक घेरे में जाने के लिए कहे। फिर उसकी मानसिक शक्ति पर्याप्त मजबूत होने के बाद वे स्टार किंगडम लौट सकते थे। हालांकि लगभग तुरंत ही उसने अपना सिर हिलाया और इस विचार को खारिज कर दिया। इस बार वह अमाडी को भी साथ लाई थी। वे पहले ही स्टार किंगडम पहुंच चुके थे, इसलिए यदि वे फिर से मुड़ें तो वह निश्चित रूप से उजागर हो जाएगी। इसके अलावा उसके सेक्ट को अब तक पता चल जाना चाहिए कि वह वापस आ गई है। सेलेस्ट को इस बात का पछतावा हुआ। उन्हें मिल्की वे से स्टार किंगडम जाने के लिए लगभग 1 वर्ष की आवश्यकता थी, तो उसने इसे पहले क्यों नहीं किया? काश उसने पहले निर्णय लिया होता तो अब तक उसके पास पर्याप्त मानसिक शक्ति होती। आह, क्या गलत गणना थी। यदि उसके पास कोई विकल्प नहीं था तो वह पीक इटर्नल रेल्म तक पहुंचने के बाद साहिल को बुला सकती थी और फिर अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक साथ बाहर जा सकती थी। अब जब सेलेस्ट ने अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने का इतना सरल तरीका खोज लिया था तो वह निश्चित रूप से हार नहीं मानेगी। जब विशाल टॉर्टस स्टार किंगडम की सीमा में दाखिल हुआ। अध्याय 1465। इरिडेसेंट सेक्ट में सेलेस्ट की लाइफ फ्लेम तुरंत बहुत बड़ी हो गई। इसका मतलब था कि वह बहुत करीब थी। इरिडेसेंट सेक्ट में लाइफ फ्लेम के पहरेदारों ने तुरंत इस मामले की सूचना सेक्ट की हेड नोवा को दी। नोवा को पता चलने के बाद उसने तुरंत सेलेस्ट से संपर्क किया। इस समय सेलेस्ट अभी भी अपने कमरे में इस बात को लेकर झुंझलाहट महसूस कर रही थी कि उसने अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए साहिल के साथ पहले संभोग क्यों नहीं किया। अचानक उसके सामने एक फैंटम फिगर दिखाई दी। यह इरिडेसेंट सेक्ट की हेड नोवा थी, लेडी ड्रीम। सेलेस्ट ने इस आकृति को देखा, खड़ी हुई और सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। नोवा ऐसी लग रही थी जैसे वह सेलेस्ट की उम्र की हो, लेकिन वह सेलेस्ट से काफी बड़ी थी। वह न केवल सेलेस्ट की सीनियर थी बल्कि वह इरिडेसेंट सेक्ट की हेड भी थी, जो 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के बाद पहली व्यक्ति थी। इसलिए इरिडेसेंट सेक्ट में सेलेस्ट का पद नोवा के पद से कम था। इसके बावजूद सेलेस्ट की टीचर एरा थी, जो 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक थी। इसलिए नोवा ने सेलेस्ट के सामने नखरे दिखाने की हिम्मत भी नहीं की। एल्डर रेड, आपने कड़ी मेहनत की है। आप अभी कहाँ हैं? नोवा ने पूछा। मैंने अभी अभी स्टार किंगडम में प्रवेश किया है, सेलेस्ट ने उत्तर दिया। तो तुम्हें तुरंत सेक्ट में वापस आना चाहिए। समझ गई, मैं पूरी गति से वापस आ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आपने मुझे तत्काल वापस बुलाने के लिए सेक्ट के आपातकालीन वापसी आदेश का उपयोग क्यों किया, लेडी ड्रीम। मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ इस बारे में बात करना असुविधाजनक है। जब तुम सेक्ट में वापस आओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, लेडी ड्रीम। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगी। ठीक है। नोवा गायब हो गई और सेलेस्ट बैठ गई। वह अब थोड़ा भी विलंब नहीं कर सकती थी, मुड़ने की तो बात ही छोड़िए। इसके बजाय वह केवल पूरी गति से वापस सेक्ट की ओर भाग सकती थी। साहिल अपने कमरे में आराम कर रहा था जब अचानक उसके कान में सेलेस्ट की आवाज़ आई। साहिल, हम स्टार किंगडम पहुंच गए हैं। हम यहाँ हैं।
इतनी जल्दी? साहिल ने पूछा। हाँ, हम यहाँ हैं। ये काफ़ी तेज था, सेलेस्ट ने उत्तर दिया। क्या हम सीधे इरिडेसेंट सेक्ट जा रहे हैं या स्टार मैंशन? मैं थोड़ी देर में अमाडी से अलग हो जाऊंगी। मैं इरिडेसेंट सेक्ट वापस जाऊंगी और वह स्टार मैंशन वापस जाएगा। क्या तुम पहले मेरे साथ इरिडेसेंट सेक्ट जाना चाहते हो या अमाडी के साथ सीधे स्टार मैंशन जाना चाहते हो? बेशक, मैं पहले इरिडेसेंट सेक्ट जाऊंगा, साहिल ने बिना सोचे उत्तर दिया। मैं स्टार मैंशन क्यों जाऊंगा? मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि स्टार मैंशन में शामिल होना है या नहीं। इसके अलावा साहिल तब तक सहज महसूस नहीं करेगा जब तक कि वह सीलिया और अन्य लोगों को इरिडेसेंट सेक्ट में उचित तरीके से शामिल होते नहीं देख लेता। ठीक है, तो तुम मेरे साथ इरिडेसेंट सेक्ट चल सकते हो। ठीक है। थोड़ी देर बाद सेलेस्ट फिर बोली, साहिल, एक और बात है। क्या बात है? चलो, इसे एक बार फिर करते हैं। ठीक है, साहिल ने मना नहीं किया। अध्याय 1466। साहिल और सेलेस्ट ने एक साथ कल्पना में प्रवेश किया। कुछ समय के लिए यह उनकी आखिरी बार हो सकती थी। इरिडेसेंट सेक्ट में होने पर उन्हें ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलता। चूंकि वे यहाँ मानसिक शक्ति वाले अकेले थे, इसलिए वे कल्पना में जो चाहे कर सकते थे। हालांकि इरिडेसेंट सेक्ट में मानसिक शक्ति वाले काफ़ी शक्तिशाली लोग थे और यदि उन्होंने ऐसा किया तो वे आसानी से पकड़े जाएंगे। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि कोई तीसरा पक्ष उनके रिश्ते के बारे में जाने। साहिल की आंखें अभी भी बंद थीं। सेलेस्ट ने साहिल के कंधे पर अपना सिर रखा और धीरे से उसके कान में फूंक मारी। फिर उसने बेहद मोहक आवाज में कहा, साहिल, इस बार तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। साहिल ये सुनकर कांप उठा। उसने अविश्वास में पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, कुछ समय के लिए ये हमारी आखिरी बार हो सकती है। जब हम इरिडेसेंट सेक्ट पहुंचेंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। सेक्ट में मानसिक शक्ति वाले कई शक्तिशाली लोग हैं, इसलिए हम पकड़े जाएंगे। साहिल सेलेस्ट की आवाज में उदासी सुन सकता था। वह नहीं जानता था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि सामने वाली अब अपनी मानसिक शक्ति नहीं बढ़ा सकती थी, या इसलिए कि उसे उनका संभोग पसंद था, या दोनों। इस दौरान वे हर दिन कल्पना में मिलते थे। दोनों पक्ष धीरे धीरे इसके अभ्यस्त हो गए थे। हर दिन एक सपने जैसा था। हालांकि यह एक सपने से भी अधिक वास्तविक था। ये कहा जा सकता है कि कल्पना में उन दोनों ने जितनी बार संभोग किया, वह साहिल और सीलिया द्वारा वास्तविक जीवन में किए गए संभोग की संख्या से अधिक था। सौभाग्य से ये वास्तविक शारीरिक संपर्क नहीं था और केवल एक भ्रम था। साहिल को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वह एक अच्छा लड़का था जिसने अर्थ पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। स्टार किंगडम में भी उसे इस बात की आदत डालने में कुछ समय चाहिए था कि यहाँ के शक्तिशाली लोग अधिक संतान पैदा करने के लिए दर्जनों या सैकड़ों महिलाओं से शादी कैसे कर सकते थे, क्योंकि उनके पास असीमित जीवनकाल था। साहिल सीलिया, सलीना या पर्ल को नहीं छोड़ेगा। जहां तक सैंडी और अन्य लोगों का सवाल है, साहिल उन्हें अपना आशीर्वाद देगा यदि वे भविष्य में बेहतर पुरुष पा सकें। मैं समझ गया, सेलेस्ट, साहिल ने कहा। साहिल, अगर मैं भविष्य में अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने में मदद करने के लिए तुमसे पूछूं तो क्या तुम सहमत होगे? सेलेस्ट ने पूछा। बेशक, साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। यह अच्छा है, तो ये पक्का रहा। मेरी वर्तमान मानसिक शक्ति मुझे इटर्नल रेल्म को पार करने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं पीक इटर्नल रेल्म में अपग्रेड करने के बाद मदद के लिए तुम्हारे पास आऊंगी। तब तुम्हें अपनी बात से पीछे हटने की अनुमति नहीं होगी। चिंता मत करो, सेलेस्ट, जब भी तुम्हें इसकी आवश्यकता हो बस मुझे बता देना। धन्यवाद, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। साहिल ने दोनों हाथों से सेलेस्ट के कंधों को पकड़ा और धीरे से उसे दूर धकेल दिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह सेलेस्ट का परिपक्व और आकर्षक चेहरा था। उस समय उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। सेलेस्ट ने साहिल को अपनी आंखें खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। अध्याय 1467। उसकी कांपती पलकों से यह स्पष्ट था कि सामने वाली उस समय बेहद घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर लाली थी। उसकी कोमल गुलाबी त्वचा गुलाबी हो गई थी। वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि कोई खुद को उसे काटने से नहीं रोक पाएगा। यदि स्टार किंगडम में अन्य लोग इसे देखते तो उनके जबड़े निश्चित रूप से गिर जाते। सेलेस्ट इरिडेसेंट सेक्ट की एल्डर्स में से एक और सॉवरन रैंकर है। हालांकि वह इतनी शर्मीली अभिव्यक्ति दिखा रही थी, ये सीधे तौर पर दिमाग चकरा देने वाला और चौंकाने वाला था। हालांकि भले ही सेलेस्ट लगभग 2000 साल की थी, लेकिन आखिर वह भी कुंवारी थी, इसलिए उसके लिए इस तरह का व्यवहार करना सामान्य था। इरिडेसेंट सेक्ट के अंदर नोवा और सेलेस्ट के बात करने के बाद नोवा ने सेलेस्ट के स्थान का निर्धारण किया और जल्दी से फॉरबिडन वैली के बाहर आ गई। रेप्यूटेबल एल्डर ने कहा था कि सेलेस्ट के बारे में कोई खबर मिलते ही नोवा उन्हें तुरंत सूचित करे। नोवा ने रेप्यूटेबल एल्डर के आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए सेलेस्ट के बारे में खबर मिलते ही वह तुरंत वहां पहुंच गई। रेप्यूटेबल एल्डर रेड स्टार किंगडम पहुंच गई है।
मैंने अभी उससे संपर्क किया है और वह पूरी गति से वापस सेक्ट की ओर आ रही है। नोवा घाटी के बाहर खड़ी हुई और जोर से बोली। घाटी में एरा केबिन में पालथी मारकर बैठी थी। नोवा की आवाज़ सुनने के बाद उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में एक चमक थी। फिर उसने कहा, मैं समझ गई, तुम अब जा सकती हो। जी, रेप्यूटेबल एल्डर, मैं अब वापस जा रही हूँ। नोवा के बोलने के बाद वह सम्मानपूर्वक बाहर निकल गई और इरिडेसेंट सेक्ट में लौट आए। लकड़ी के केबिन में एरा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने दूसरे की स्थिति का पता लगाने के लिए अपने और सेलेस्ट के बीच के संबंध का उपयोग किया। वह अपनी प्यारी शिष्या को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। सेलेस्ट का अलूरिंग बॉडी बर्बाद नहीं हो सकता था, अन्यथा इरिडेसेंट सेक्ट की योजना बर्बाद हो जाएगी। यदि उसे मजबूर किया गया था तो ये कुछ ऐसा था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एरा उकसाने वाले को ढूंढेगी और उसे वह कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी जिसका वह हकदार है। यदि उसने ऐसा स्वेच्छा से किया तो सेलेस्ट ऐसा करके अपने टीचर के आदेशों की अवज्ञा कर रही थी। इतने वर्षों के बाद एरा के श्रमसाध्य प्रशिक्षण की यह बर्बादी होगी। एरा ने सेलेस्ट को एक से अधिक बार बताया था कि वह भावुक न हो और पुरुषों के साथ बातचीत न करे। एक बार कुछ हो जाने पर यह उसे और दूसरों को चोट पहुंचाएगा। सेलेस्ट भी इन वर्षों में बहुत आज्ञाकारी रही थी। हालांकि कई पुरुषों ने खुले तौर पर और गुप्त रूप से उसका पीछा किया और उनमें प्रमुख ताकतों के कई चुने हुए लोग और शक्तिशाली लोग भी थे। एरा ने कभी नहीं सुना कि सेलेस्ट का किसी भी पुरुष के साथ बहुत अधिक संपर्क था। अब उसने अपना मिशन पूरा करने के लिए बाहर जाने के बाद अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। ये कुछ ऐसा है जिसे एरा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती थी। अध्याय 1468। थोड़ी देर बाद एरा ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसने सेलेस्ट की स्थिति को महसूस कर लिया था। फिर अपनी उंगली के एक हल्के स्वाइप के साथ एक बिल्कुल काली स्पेस क्रैक दिखाई दी और एरा उसमें घुस गई और तेजी से सेलेस्ट की ओर बढ़ने लगी। अटर्नल रेल्म से परे होने के नाते एरा एक अटर्नल की तुलना में बहुत तेजी से चलती थी। उसकी तुलना में विशाल टॉर्टस बहुत धीमा था। जल्द ही वह सेलेस्ट को रास्ते में ही रोक पाएगी। विशाल टॉर्टस के ऊपर साहिल और सेलेस्ट ने एक ही समय में अपनी आंखें खोलीं। सेलेस्ट का चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था। इस बीच साहिल को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर के रोम छिद्र खुले हुए हों। साहिल को वह एहसास बहुत पसंद आया। यह हकीकत से कम नहीं था। शायद वह जानती थी कि उन्हें अब थोड़ी देर में ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सेलेस्ट अब पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि वह बहुत सक्रिय और उत्साही थी। पहले तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, साहिल की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। बाद में वह अब शर्मीली और संकोची नहीं रही, इसलिए उसने सीधे अपनी आंखें खोल दीं। सेलेस्ट लाल कमरे में बैठ गई। जब उसने कल्पना में जो हुआ उसे याद किया तो उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। थोड़ी देर बाद उसने मन ही मन बुदबुदाया, तुम बदमाश, जब मैं अपनी शारीरिक समस्याओं को सुलझा लूंगी और अब पुरुषों के लिए खतरा नहीं रहूंगी तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगी। तुम्हें आज्ञाकारी होकर मेरा इंतजार करना होगा। यदि तुम मुझे भूलने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इस समय सेलेस्ट भूल गई थी कि उसकी मास्टर ने उसे पुरुषों के प्रति भावनाएं न रखने के लिए कहा था। वह बस अपने शरीर के लिए समाधान ढूंढना चाहती थी ताकि वह पुरुषों को फिर से चोट न पहुंचाए। सेलेस्ट वास्तव में शुरू में अपनी मानसिक शक्ति को बेहतर बनाने में मदद के लिए साहिल को चाहती थी। उसके लिए अपनी मानसिक शक्ति में सुधार करना बहुत कठिन था और अब उसे अंततः एक अनूठा समाधान मिल गया था, इसलिए वह हार नहीं मानना चाहती थी। इसके बावजूद जैसे जैसे उसने साहिल के साथ अधिक से अधिक समय बिताया और दोनों अपनी कल्पनाओं में संभोग करते रहे, साहिल के प्रति उसकी भावनाएं धीरे धीरे बदल गईं। यहाँ तक कि दो लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे या एक दूसरे को नीचा देखते थे, दिन रात एक साथ लंबा समय बिताने के बाद बदल जाते थे। इसके अलावा सेलेस्ट साहिल से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती थी। वह इस युवक की प्रशंसा करती थी जिसके पास इटर्नल रेल्म में कदम रखने के ठीक बाद इतनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति थी। इस तरह वे अपने वर्तमान रिश्ते तक पहुंचे। हालांकि यदि उसका अलूरिंग बॉडी उत्तेजित नहीं होता तो सेलेस्ट इतनी दूर नहीं जाती। वह साहिल के साथ ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि उसके टीचर की चेतावनी केवल उसके अलूरिंग बॉडी को किसी भी उत्तेजना से बचाने के लिए थी ताकि गंभीर परिणाम न हो। हालांकि अलूरिंग बॉडी शुरुआत से ही अनियंत्रित रूप से उत्तेजित हो गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे कोई हल नहीं कर सकता था। इसलिए सेलेस्ट ने सोचा कि अगर उसकी टीचर को पता भी चल जाए तो वह उसे माफ कर देगी। यदि सेलेस्ट को उस व्यक्ति का चयन करना होता जिसने इस दुनिया में उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया तो सेलेस्ट बिना किसी संदेह के अपनी टीचर एरा को चुनती। न केवल एरा ने उसे अराजकता से बचाया और पाला पोसा, बल्कि एरा ने खुद उसे ऐसा कौशल भी सिखाया। ये कहा जा सकता है कि उसकी टीचर एरा के बिना सेलेस्ट आज जहां है वहां नहीं होती। बेशक बचपन से ही एरा ने उसे यही बताया था। जहां तक उसे याद है, सेलेस्ट इरिडेसेंट सेक्ट में रह रही थी। एरा के मार्गदर्शन में उसने आज जहां है वहां पहुंचने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत की।
सेलेस्ट को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी टीचर एरर ने उसे इतनी सावधानी से न केवल इसलिए पाला क्योंकि वह उसे एक शिष्या के रूप में पसंद करती थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसका एक और उद्देश्य था। जहां तक इरिडेसेंट सेक्ट की 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स की क्या योजना थी जिसके लिए इटर्नल रेल्म को पार करने के लिए सेलेस्ट के अलूरिंग बॉडी की आवश्यकता होगी, उन चारों के अलावा इरिडेसेंट सेक्ट में कोई नहीं जानता था। पूरे स्टार किंगडम में भी शायद ही कोई 5वां व्यक्ति हो जो जानता हो। ये निश्चित रूप से एक महान खोज थी यदि इटर्नल रेल्म से परे 4 महिलाओं ने इसे इतना ऊंचा दर्जा दिया। सेलेस्ट के खुद से बात खत्म करने के बाद उसने अपनी मानसिक शक्ति की जांच करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत बढ़ गई है और यह पहले से कहीं अधिक थी। क्या यह इसलिए है क्योंकि हमने बिना किसी रोक टोक के इसे किया? काश मुझे पहले पता होता तो मैं शुरू से ही ऐसा करती। यदि वह इस तरह से करके अधिक मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकती थी तो इतनी बार करने के बाद कुल मात्रा काफ़ी बड़ी होती। यदि ऐसा होता तो अब उसके पास मौजूद मानसिक शक्ति की कुल मात्रा निश्चित रूप से बहुत अधिक होती। दुर्भाग्य से वे पहले से ही स्टार किंगडम में थे। उसे नहीं पता था कि अगला अवसर कब मिलेगा। सेलेस्ट ने अपनी आंखें खोलीं और चुपचाप आह भरी। अपने जीवन में पहली बार सेलेस्ट इतनी जल्दी इरिडेसेंट सेक्ट वापस जाने के लिए अनिच्छुक थी। साहिल भी इस समय अपने कमरे में था, कल्पना में अभी अभी सेलेस्ट के साथ जो हुआ उसे याद कर रहा था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्ट आखिरी बार इतनी पागल हो जाएगी। हालांकि साहिल को अब वास्तविकता में वापस आना पड़ा। वे अब स्टार किंगडम में थे। इसके बाद वह इरिडेसेंट सेक्ट जाएगा और सेलेस्ट को सीलिया और अन्य लोगों की उचित देखभाल करते हुए देखेगा। उसके बाद वह इस बारे में सोचना शुरू कर देगा कि वह स्टार किंगडम में कैसे जीवित रह सकता है। वह स्टार किंगडम के पावर हाउसेस का ध्यान आकर्षित किए बिना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में स्टार डॉलर्स कैसे खर्च कर सकता है और बड़ी संख्या में लैविश पॉइंट्स कैसे प्राप्त कर सकता है। जब वह पहली बार स्टार किंगडम जैसी अजीब जगह पर पहुंचा तो साहिल के सामने जो स्थिति थी वह अर्थ पर पहली बार सिस्टम मिलने की तुलना में अधिक गंभीर थी। उस समय वह कम से कम 22 वर्षों तक अर्थ पर रहा था, इसलिए वह इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसके कई मित्र और परिचित थे। केवल अपने रास्ते को जानकर ही कोई धीरे धीरे मजबूत बन सकता था। वर्तमान स्थिति ये थी कि साहिल स्टार किंगडम को बिल्कुल नहीं जानता था। भले ही अमारी ने उसे स्टार किंगडम के बारे में इतना कुछ बताया, फिर भी ये अन्य लोगों के अनुभव थे। साहिल यहाँ नहीं रहा था, इसलिए वह कभी नहीं समझ पाएगा। सेलेस्ट और अमारी को छोड़कर साहिल स्टार किंगडम में किसी और को नहीं जानता था। स्टार किंगडम एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी और वहाँ बहुत सारे शक्तिशाली लोग थे। साहिल की वर्तमान बिगिनर रूलर रैंक ताकत पर्याप्त से बहुत कम थी। यदि वह लापरवाह होता और इमॉर्टल रैंकर्स या सॉवरन रैंकर्स द्वारा उसे निशाना बनाया जाता तो उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं होती। साहिल का पहला विचार ये था कि इसे कैसे हल किया जाए। यदि कुछ और काम नहीं आया तो वह केवल स्टार मैंशन में शामिल हो सकता था। हालांकि वह स्टार मैंशन के नियमों से प्रतिबंधित और बाध्य होगा, कम से कम उसके पास एक समर्थक तो होगा। उसके साथ यदि कभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा उसे निशाना बनाया गया तो उसके पास अभी भी समर्थन होगा। हालांकि साहिल तब तक किसी भी ताकत में शामिल नहीं होना चाहता था जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। यह आत्म सुरक्षा का एक रूप भी था। सिस्टम की शक्ति के बारे में कोई और नहीं जान सकता था। यदि ऐसा होने की थोड़ी सी भी संभावना होती तो साहिल उसे कुचल देता। अध्याय 1469। सेलेस्ट ने बहुत सी चीजों के बारे में सोचा, लेकिन चूंकि वह वर्तमान स्थिति का सामना कर रही थी उसके पास कोई बेहतर समाधान नहीं था। इसलिए वह ये देखने के लिए पहले इरिडेसेंट सेक्ट ही जा सकती थी कि क्या मास्टर एरर उसकी शारीरिक समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। फिर वह भविष्य के बारे में सोचेगी। इसी क्षण उसके कमरे में अचानक एक स्पेस क्रैक दिखाई दी। सेलेस्ट ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। मनुष्य और ब्रह्मांड के अन्य सभी प्राणी 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते थे और पूरा ब्रह्मांड भी एक त्रिआयामी स्थान था। हर किसी ने नग्न आंखों से जो देखा वह भी एक त्रिआयामी स्थान था। अटर्नल्स त्रिआयामी स्थान को फाड़ सकते थे, 4 डायमेंशनल स्पेस में चल सकते थे और त्रिआयामी स्थान में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को बहुत कम कर सकते थे। इसलिए जब अटर्नल्स अंतरिक्ष को फाड़ते थे तो वे प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर रहे होते थे। स्पेशल डायमेंशन जितना अधिक होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी उतनी ही कम होगी। उदाहरण के लिए त्रिआयामी स्थान में प्रकाश की गति से 2 स्थानों के बीच की दूरी को पार करने में 10,000 वर्ष लगेंगे। 4 आयामी स्थान में इसमें केवल 1 घंटा लग सकता है और 5 डायमेंशनल स्पेस में इसमें केवल 1 मिनट लगेगा। 6 डायमेंशनल स्पेस में कोई 1 सेकंड में पहुंच सकता है और इसी तरह। यदि यह 7 आयामी या 8 आयामी स्थान होता तो आवश्यक समय कम होता। बेशक ये पूर्ण नहीं बल्कि केवल एक रूपक था। संक्षेप में, अंतरिक्ष आयाम जितना अधिक होगा और दूरी जितनी कम होगी, आवश्यक समय उतना ही कम होगा। इसे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों द्वारा मान्यता दी गई थी। हालांकि आयाम जितना ऊंचा होगा, अंतरिक्ष भी उतना ही कठिन होगा।
उच्च आयामी स्थान को फाड़ने के लिए अधिक मजबूत युद्ध शक्ति की आवश्यकता होती है। विशाल टॉर्टस अब 4 आयामी स्थान में यात्रा कर रहा था। हालांकि अभी सेलेस्ट के कमरे में कोई वास्तव में 4 आयामी स्थान को फाड़ सकता था और अधिक उन्नत 5 आयामी या 6 आयामी स्थान से बाहर आ सकता था। सेलेस्ट को इस पर ध्यान देना था, यहाँ तक कि उसके जैसी सॉवरन रैंक भी 4 आयामी स्थान को फाड़कर 5 आयामी स्थान में प्रवेश नहीं कर सकती थी। यदि कोई 4 आयामी स्थान को फाड़ना चाहता है तो उसकी ताकत को इटर्नल रेल्म को पार करना होगा और पार्शियल सेंट रेल्म में होना होगा। दूसरे शब्दों में, ये व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली था और वे कम से कम एक पार्शियल सेंट थे। ये शक्तिशाली अस्तित्व निश्चित रूप से स्टार किंगडम जैसी लेवल 7 सभ्यता में प्रसिद्ध होगा। संभावना है कि सेलेस्ट उन्हें जानती भी थी। सेलेस्ट ने अंतरिक्ष दरार को ध्यान से देखा। फिर उसने अंदर से एक पुरानी आकृति को बाहर निकलते देखा। ये पुरानी आकृति कोई और नहीं बल्कि एरा थी, जो इरिडेसेंट सेक्ट की 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक थी। उसी समय वह सेलेस्ट की टीचर भी थी। मास्टर, सेलेस्ट की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत खड़ी हुई और खुशी से चिल्लाए, रेड, तुम वापस आ गई हो, इस बार बाहर जाने के लिए धन्यवाद। एरा ने एक फीकी मुस्कान दी। मास्टर, कोई परेशानी नहीं है, यह मेरा काम है। वैसे मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? सेलेस्ट हैरान थी। उसकी टीचर एरा इरिडेसेंट सेक्ट की 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक और सेंट रेल्म की पावर हाउस थी। वह पूरे साल सेक्ट के निषिद्ध क्षेत्र में एकांत में रह रही थी। फिर भी वह अब यहाँ थी। सेक्ट के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे एकांत से बाहर ला सका? मैं तुमसे कुछ पूछने यहाँ आई हूँ। मास्टर, यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो सीधे पूछें। जब तक मुझे उत्तर पता होगा मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगी, सेलेस्ट ने गंभीरता से कहा। वास्तव में जैसे ही एरा कमरे में दाखिल हुई उसने सेलेस्ट का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने पहले से कोई अंतर नहीं देखा। रेड ऐसी नहीं होती अगर उसका अलूरिंग बॉडी बर्बाद हो गया होता। क्या नेक ने कोई गलती की? एरा को कोई अंदाजा नहीं था कि इन 3 महीनों के दौरान सेलेस्ट हर दिन साहिल के साथ हार्मनी बनाए हुए थी। उसके शरीर की वह इच्छा जो उसके अलूरिंग बॉडी से जागृत हुई थी पूरी तरह दबा दी गई थी। अध्याय 1470। इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकला, इसलिए एरा कुछ भी नहीं देख सकी। रेड, अब तुम्हारा अलूरिंग बॉडी कैसा है? एरा सीधे मुद्दे पर आए। यह उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। यदि सेलेस्ट का अलूरिंग बॉडी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। योजना अभी भी आगे बढ़ सकती थी। मास्टर, का क्या आपको पता चल गया? सेलेस्ट का दिल बैठ गया और उसने अस्वाभाविक रूप से कहा। उसकी टीचर वास्तव में एक सेंट थी। उसके शरीर की इच्छा पूरी तरह से दबा दी गई थी और उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकला था। अनपेक्षित रूप से उसे फिर भी पता चल गया। एरा ने सेलेस्ट को सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने बिजली की तरह देखा। सेलेस्ट को असहज महसूस हुआ जब उसे इस तरह देखा जा रहा था। वह जानती थी कि मास्टर उसके स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसे कैसे समझाना चाहिए कि उसका अलूरिंग बॉडी कैसे सक्रिय हुआ? इस समय सेलेस्ट बहुत परेशान थी। क्या उसे ईमानदार होना चाहिए? यदि उसने ऐसा किया तो साहिल का रहस्य उजागर हो जाएगा। वह एक बच्चा था जिसने अभी अभी इटर्नल रेल्म में प्रवेश किया था और वह एक इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंकर भी था जो मिल्की वे, एक निम्न स्तर की सभ्यता में पैदा हुआ था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पास अत्यंत महान मानसिक शक्ति थी। सेलेस्ट का मानना था कि यदि एरा, जो कि एक सेंट है, इसके बारे में जानती तो वह भी चौंक जाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पूरी तरह से नियम के बाहर था। हर कोई जानता था कि मानसिक शक्ति केवल एक सॉवरन रैंकर द्वारा ही विकसित की जा सकती है। अब एक छोकरे के पास ये थी जिसने अभी अभी इटर्नल रेल्म में प्रवेश किया था और वह भी बड़ी मात्रा में। इसलिए उसने इसे निश्चित रूप से एक बहुत ही दुर्लभ साहसिक कार्य के माध्यम से प्राप्त किया होगा। सेलेस्ट नहीं जानती थी कि क्या उसकी टीचर इसके बारे में जानने के बाद खुद को साहिल से उसकी मानसिक शक्ति के स्रोत के बारे में पूछने से रोक पाएगी। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं और उसने कभी साहिल से उसके रहस्यों के बारे में नहीं पूछा। यदि मास्टर पूछे बिना नहीं रह पाए तो साहिल संभवतः उत्तर नहीं देगा क्योंकि उसकी निजता शामिल थी। फिर संभावना थी कि दोनों के बीच फासला बन जाए। सेलेस्ट नहीं चाहती थी कि उसकी टीचर का साहिल के साथ संघर्ष हो और वह निश्चित नहीं हो सकती थी कि उसकी टीचर बल प्रयोग करेगी या नहीं। आखिरकार सॉवरन रैंक तक पहुंचने के बाद मानसिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी। कहा जाता था कि जब भी कोई सेंट रेल्म तक पहुंचता है तो अगले पड़ाव को प्राप्त करने के लिए उसकी मानसिक शक्ति को एक निश्चित मानक तक पहुंचना होता है। इसलिए यहाँ तक कि एक सेंट भी मानसिक शक्ति को तेजी से बढ़ाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। यदि एरा ने बल प्रयोग करने का फैसला किया तो साहिल केवल एक बिगिनर रूलर रैंक था, तो वह एक सेंट का विरोध कैसे कर सकता था? वह एक निम्न स्तर की सभ्यता से था। सबसे पहले उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और दूसरी बात उसके पास कोई ताकत नहीं थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से एक दयनीय अंत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अमाडी साहिल को लेकर बहुत आशान्वित था, फिर भी वह अभी तक स्टार मैंशन में शामिल नहीं हुआ था।
उस समय भले ही सेलेस्ट और अमाडी ने मिलकर एरा को समझाया, फिर भी यह बेकार होगा। यहाँ तक कि अगर अमाडी के पिता, जो स्टार मैंशन के हेड हैं, आगे आए तो एरा उनसे बात नहीं करेगी। उन दोनों की तो बात ही छोड़िए। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जब तक स्टार मैंशन के ग्रैंड मास्टर खुद आगे नहीं आते, उनके पास कोई मौका नहीं होता। हालांकि ये स्पष्ट रूप से असंभव था। स्टार मैंशन के ग्रैंड मास्टर साहिल के लिए सेंट एरा को नाराज नहीं करेंगे, जो अभी तक स्टार मैंशन में शामिल नहीं हुआ था। बेशक ये सब सेलेस्ट के दिमाग में केवल अटकलें थीं। संभव है कि पता चलने के बाद उसकी टीचर साहिल को बहुत महत्व दे। हालांकि सेलेस्ट जुआ नहीं खेलना चाहती थी। यदि वह जीतती तो अच्छा होता, लेकिन यदि वह नहीं जीतती तो वह साहिल को बर्बाद कर देती। इस समय सेलेस्ट को मास्टर एरा से झूठ बोलना पड़ सकता है, क्योंकि वह साहिल के रहस्य को उजागर नहीं करना चाहती थी और साहिल को खतरनाक स्थिति में नहीं डालना चाहती थी। हालांकि यह केवल एक संभावना थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।